और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत से इस समय की सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आज आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के नेता रमेश पहलवान। कुछ ही देर में संजय सिंह की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे रमेश पहलवान। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतुल सुभाष सुसाइड केस में अतुल के छोटे भाई विकास मोदी ने बेंगलुरु पुलिस से सवाल किया है कि उनका भतीजा इस वक्त कहां है। निकिता की गिरफ्तारी के बाद कहां है मेरा भतीजा, ये सवाल किया है विकास मोदी ने। और विकास मोदी ने कहा कि जो तस्वीर सामने आई है गिरफ्तारी के बाद, उसमें उनका भतीजा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त अतुल सुभाष का बेटा कहां है। अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी, उनके भाई विकास मोदी, पूरा परिवार बेंगलुरु पुलिस से ये सवाल कर रहा है कि अतुल सुभाष के बेटे कहां हैं। तो थोड़ी देर पहले विकास मोदी से एबीपी न्यूज ने फोन पर बात की थी। सुनिए क्या कुछ कहना था विकास मोदी का। जिस तरह की ये फैमिली है उस तरह से मुझे लगता है कि मेरे भाई के बेटे को कुछ ना कर दें, तो इसलिए मेरा कंसर्न आप लोगों की तरफ से ये है कि मुझे इसका संज्ञान लेते हुए आप लोग इससे पूछने की कोशिश करें कि वो कहाँ है, किसके साथ है, और उसे जो है वो पब्लिकली रखा जाए कि कहाँ है वो। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा है कि मेरे भाई के बेटे को पब्लिकली रखा जाए। हमें बहुत कंसर्न है इन फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरे भाई को जिस तरह से इन्होंने हरास किया है, मेंटली हरासमेंट किया है, एक्सटॉर्ट किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो पब्लिकली दिखे, पब्लिकली रहे और पब्लिकली उसकी जो है वो सुरक्षा की जाए। और हमें कंसर्न बहुत ज़्यादा है उसका कि वो कहाँ पे है अभी। तो अतुल के पिता ने भी पुलिस से उनके पोते को सौंपने की मांग की है। अतुल के पिता पवन मोदी ने बेंगलुरु पुलिस से मांग की है कि मुझे मेरा पोता सौंप दिया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी परिवार की ये मांग है कि जो अतुल सुभाष का बेटा है वो उनके परिवार को सौंप दिया जाए। निकिता की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु पुलिस से ये मांग की गई है। के पास बैठा मैं अपने पोते को देखने के लिए, उसके पास बैठा उन्होंने मेरे पोते को मार दिया कि कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं है। मैडम आप लोग मुझे मेरे पोते को दिखवा दीजिए, मेरा आत्मा दीजिएगा। ये बहुत अपराधी किस्म के लोग हैं, उन लोग बता नहीं सकते हैं। और इन लोग की गिरफ्तारी होकर के हम लोग को कुछ राहत मिली है। अब पोता यदि हम इस अपराधी के पास रहेगा तो कैसा बनेगा उसका अंदाजा कीजिए। आप लोग ये आवाज उठाइए कि मेरा पोता हमको मिल जाए। मैं राष्ट्रपति जी से भी यही गुहार करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी करता हूँ, नीतीश जी से भी करता हूँ, योगी जी से भी करता हूँ। मेरा पोता हमको मिल जाएगा तब भी अतुल सुभाष बनेगा, वैसा ही आदमी बनेगा जो था। तो परिवार ये मांग कर रहा है कि अतुल सुभाष का बेटा उन्हें सौंप दिया जाए और इस वक्त वो कहां है इसको लेकर जानकारी स्पष्ट तरह से सामने आई। ये परिवार की मांग है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आशीष, लगातार एबीपी न्यूज ये जानने की कोशिश भी कर रहा है और हमने बात की विकास मोदी से भी, पवन मोदी से भी, और सबके जुबान पर बस यही सवाल था कि अतुल सुभाष का बेटा इस समय कहाँ है। जी देखिए, बेटा जो है जिसकी कस्टडी को लेकर मामला कोर्ट में भी था, चूंकि मृतक और उनकी पत्नी के बीच में डाइवोर्स का केस भी चल रहा था। डाइवोर्स के केस के दौरान ही जो जौनपुर की कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, उन्होंने 40,000 रुपये महीने के मेंटेनेंस देने के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए अतुल सुभाष को आदेश दिया था। अतुल सुभाष उसको पे भी कर रहे थे। 40,000 रुपये महीने वो हर एक महीने मेंटेनेंस बच्चे की परवरिश के लिए देते थे और बच्चा अपनी माँ के साथ था। अब चूंकि माँ की गिरफ्तारी हो गई तो जाहिर तौर पर बच्चे की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ हमें ये समझना होगा कि एक लीगल प्रोसेस है। बच्चे की कस्टडी पहले उनकी बायोलॉजिकल पेरेंट यानी कि माँ के पास था, पिता की मौत हो चुकी है, वो दोनों इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। मामला सब जुडिस है, मामला न्यायालय में है। न्यायालय तय करेगा कि अब बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। क्योंकि माँ उनकी जेल में है, क्या बच्चे को किसके कस्टडी में रखा जाए। बच्चा छोटा है, करीब 4 साल उनकी उम्र है।
तो उस बच्चे की कस्टडी अब किसके पास जाएगी, ये न्यायालय को तय करना होगा। और जाहिर तौर पर जैसा अतुल मृतक के परिजन बोल रहे हैं कि बच्चे की कस्टडी उनको मिलनी चाहिए, तो उनको भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। उनको भी जो जौनपुर की फैमिली कोर्ट है वहां जाकर अपील करनी पड़ेगी, या जो उचित न्यायालय है वहां जाकर अपील करनी पड़ेगी बच्चे की कस्टडी के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इमोशनली, भावनात्मक रूप से परिजन जो अतुल सुभाष के हैं, मृतक हैं, जो बच्चे का पिता था, उसके परिजनों का कहना है कि उनको कस्टडी मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर सब जुडिस है। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है, तो जो न्यायालय का ही फैसला हुआ कि बच्चे की कस्टडी किसे सौंपी जाए, क्योंकि उम्र जो है अभी बहुत कम है। आप बने रहिएगा आशीष हमारे साथ। तो वहीं जो बातचीत के बाद अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी ने एक बार फिर ये मांग दोहराई है। उनकी ये मांग है कि उनके पोते को उन्हें सौंप दिया जाए। तारी हो गई, हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग के गिरफ्तार तो है। हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो पवन मोदी, अतुल सुभाष के पिता, लगातार अपनी इस मांग को दोहरा रहे हैं। आशीष तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, क्योंकि बच्चे की उम्र जो है वो 4 से 5 साल के बीच के आसपास की उम्र है, बेहद अभी मासूम है ये बच्चा। वेलबींग को लेकर उसकी वो सही है, खैरियत से है रही, उसको लेकर परिवार बहुत कंसर्न है। जी देखिए, चूंकि माँ को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब वो जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल में है बेंगलुरु के, तो हमने ये सवाल पूछा कि बच्चा किनके पास है। इस पर अभी तक बेंगलुरु पुलिस की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि बच्चे की उम्र छोटी है, काफी कम उम्र का बच्चा है। तो बच्चे को लेकर जाहिर तौर पे जो मृतक के परिजन है वो परेशान है, उनको उस बच्चे की चिंता है। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस था, बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा था, बच्चा अपनी माँ के साथ ही उसकी परवरिश हो रही थी। और अतुल सुभाष जो मृतक हैं, उन्होंने 40,000 रुपए मेंटेनेंस का फैसला कोर्ट में दिया था, और उस आदेश को अतुल सुभाष पालन कर रहे थे। उस 40,000 रुपए के ऊपर भी एक मामला चल रहा था कि ये मेंटेनेंस अतुल सुभाष को देना है या उस, क्योंकि परिजन जो माँ है बच्चे की, वो ज्यादा डिमांड कर रही थी न्यायालय के थ्रू कि उनको मेंटेनेंस के लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो उस वहां पर भी मामला सब जुडिस था। तो ये न्यायालय आपको तय करना होगा कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है। और जाहिर तौर पे जो परिजन है अतुल सुभाष के, मृतक के, उनको न्यायालय का रुख करना पड़ेगा बच्चे की कस्टडी के लिए, क्योंकि पुलिस यहाँ पर कस्टडी नहीं देने के अधिकारी है। पुलिस का रोल यहाँ पर, ये उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जी, बात महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं, और पोस्टर में फडणवीस के लिए लिखा गया है ग्रैंड मास्टर। नागपुर साउथ वेस्ट से विधायक हैं देवेंद्र फडणवीस। आज शाम 4 बजे यहां नागपुर के राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। उससे पहले ये देखिए, ये पोस्टर जो वहां पर लगे हैं, ये पोस्टर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, सामने शतरंज है और यहाँ ग्रैंड मास्टर देवेंद्र फडणवीस को बताया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज उनके गृह निवास नागपुर में आ रहे हैं। उसके मद्देनजर नागपुर में चौराहे चौराहे पर बड़े बड़े कटआउट होर्डिंग लगाए गए हैं। हम देख सकते हैं छत्रपति चौक है, यहाँ किस तरह से इस पूरे चौराहे को सजाया गया है। लेकिन यहाँ जो कुछ कटआउट होर्डिंग्स लगे हैं वो सबका ध्यान खींचने वाले हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बताया गया है। भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये होर्डिंग्स लगाए हैं, और कुछ और होर्डिंग्स है जिसमें देवेंद्र फडणवीस को ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स तो बताया गया है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे मैटर्स या कुछ लिखा है जैसे इफ़ यू आर बैड आई एम यूर डैड, ऐसा भी एक तौर पे वो दिखाया गया है। और हम देख सकते हैं कि चेस जो है, फिलहाल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है जिसमें डी गुकेश जो विश्व विजेता रहे, उसके बाद फिलहाल वही मुद्दा चर्चा में है। और उसी मद्देनज़र जिस तरह से ये होर्डिंग्स हमें नागपुर में देखने को मिल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को
ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से 2024 में जो नतीजे सामने आए और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर में महाराष्ट्र में सामने आई है और एक पहली बार एक ऐतिहासिक जीत महायुति को मिली है, तो उसी के मद्देनज़र उसका पूरा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। और उसी के मद्देनज़र जो ये होर्डिंग्स लगा है जिसमें ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया है। खबर संभल से है, जहां आज भी पूजा पाठ जारी है। संभल के मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। 40 साल बाद मंदिर में पहला रुद्राभिषेक किया गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 40 साल बाद इस मंदिर को खोला गया था कल, और उसके बाद आज विधिवत तरीके से सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक रीति रिवाजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है। रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। कल यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा और एक शिवलिंग मिला था, और सुबह आज आरती हुई। पूजा पाठ सुबह से ही शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं संभल की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ी खबर आ रही है। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टर में फडणवीस के साथ लिखा हुआ है ग्रैंड मास्टर। नागपुर साउथ वेस्ट से विधायक है देवेंद्र फडणवीस। आज शाम 4 बजे नागपुर में होगा मंत्रिमंडल विस्तार, और वो पोस्टर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सामने शतरंज है और पोस्टर में लिखा हुआ है ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। तो नागपुर में आज शपथ ग्रहण से पहले, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस तरह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का ग्रैंड मास्टर बताया गया है। आज शाम 4 बजे नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। करीब 35 से 40 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और अलग अलग विधायकों के पास जानकारी पहुंच रही है जिन जिनको आज शपथ लेनी है। वो नाम भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले ये पोस्टर देख लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज उनके गृह निवास नागपुर में आ रहे हैं। उसके मद्देनज़र नागपुर में चौराहे चौराहे पर बड़े बड़े कटआउट होर्डिंग लगाए गए हैं। हम देख सकते हैं छत्रपति चौक है, यहाँ किस तरह से इस पूरे चौराहे को सजाया गया है। लेकिन यहाँ जो कुछ कटआउट होर्डिंग्स लगे हैं वो सबका ध्यान खींचने वाले हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बताया गया है। भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये होर्डिंग्स लगाए हैं, और कुछ और होर्डिंग्स है जिसमें देवेंद्र फडणवीस को ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स तो बताया गया है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे मैटर्स या कुछ लिखा है जैसे इफ़ यू आर बैड आई एम यूर डैड, ऐसा भी एक तौर पे वो दिखाया गया है। और हम देख सकते हैं कि चेस जो है फिलहाल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है जिसमें डी गुकेश जो विश्व विजेता रहे, उसके बाद फिलहाल वही मुद्दा चर्चा में है। और उसी मद्देनज़र जिस तरह से ये होर्डिंग्स हमें नागपुर में देखने को मिल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से 2024 में जो नतीजे सामने आए और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर में महाराष्ट्र में सामने आई है और एक पहली बार एक ऐतिहासिक जीत महायुति को मिली है, तो उसी के मद्देनज़र उसका पूरा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। और उसी के मद्देनज़र जो ये होर्डिंग्स लगा है जिसमें ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया है। तो पोस्टर्स के बारे में विस्तार से बता रहे थे तुषार, और अब शपथ ग्रहण के लिए महायुति के कई विधायकों को फोन आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश राणे को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। जिन्हें फोन आया है उनमें चंद्रकांत पाटिल का नाम है, पंकज भोयर का नाम है, और नीतीश राणे को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। इसके अलावा मंगल प्रभात लोढ़ा को भी फोन आया है। गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे को भी फोन आया है। शपथ ग्रहण के लिए राधाकृष्ण विखे पाटिल को भी फोन आया है। तो एनसीपी अजित गुट के भी कई नेताओं को शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। अदिति तटकरे, बाबा साहब पाटिल, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्हें फोन कॉल आई है। दत्त मामा भरने को भी फोन आया है। शपथ ग्रहण के लिए हसन मुशरीफ, नरहरी जिरवाल को भी फोन आया है। तो एनसीपी अजित के भी कई नेताओं को फोन आए हैं, और आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होना है। 35 से 40 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ
ले सकते हैं। और वैभव परब मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वैभव, बहुत गहमा गहमी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। हम देख रहे हैं कि जिनके फोन आ रहे हैं वो खुशी से झूम रहे हैं, जिन्हें अभी तक फोन नहीं आया वो काफी इस समय एंजाइटी में होंगे। आपके पास क्या इनपुट? देखिए, अभी तो जो फोन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। शिवसेना से करीब 12 विधायकों को फोन गया है और उनको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार रहने के आदेश खुद एकनाथ शिंदे की तरफ से दिए गए हैं। दूसरी तरफ देखा गया तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, इन्होंने भी अपने सभी विधायकों को फोन करके कहा है कि आपको शपथ लेना है। भाजपा की खासियत बताने तो यहाँ पे कई नए चेहरों को यहाँ पे मौका दिया गया है, उसमें खास करके महिलाओं का या महिला विधायकों का यहाँ पे प्राधान्य दिया गया है। पूना से है, सातारा से है, नासिक से है, इस सभी जो विभाग है वहां से उनको महिलाओं को यहाँ पे स्थान दिया गया है। दूसरी तरफ देखा गया तो अजित पवार के जो अनुभवी नेता थे उनको अब यंग ब्रिगेड की साथ मिल गई है। यानी पूरी तरह से महायुति का जो फॉर्मूला है, अनुभवी मंत्री और प्लस नए यंग ब्रिगेड के चेहरे, इनको देखते हुए साफ तौर पर ये उनका जो आगे का मकसद नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। देखा गया तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा हुई, विधानसभा में भारी बहुमत से महायुति की सरकार यहाँ पे स्थापन हुई है। 23 तारीख को नतीजे आए। 23 तारीख के नतीजे के बाद आज विस्तार होने जा रहा है, ताकि कल से नागपुर में शीतकालीन सत्र चालू होने जा रहा है। उसके पहले ये कैबिनेट का विस्तार होते हुए नजर आ रहा है। देखा गया तो आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए यह पूरा महायुति का एक फॉर्मूला है, जहां पे अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ नए चेहरों को यहाँ पे प्राधान्य दिया गया है। अब नए चेहरे कौन है तो देखा गया तो कोंकण विभाग से है, से है, पश्चिम महाराष्ट्र से है, विदर्भ से है और कई चेहरे हैं वो मुंबई से भी है। तो आने वाले दिनों में जो उद्धव ठाकरे के पास से मुंबई महानगर पालिका थी, जो 25 सालों से उनका उद्धव ठाकरे का मेयर था, अब वो हासिल करने के लिए भाजपा है वो पूरी तरह से तैयार है और उसी को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है। रणनीति बनाई गई है, बिल्कुल। और जो जिनके पास फोन गया है वो नाम वो हैं जिनसे जरिए एक बैलेंस साधने की कोशिश की गई। वैभव, आप दिलचस्प जानकारी भी दे रहे हैं और साथ में हम एक दिलचस्प तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक पोस्टर नजर आ रहा है नागपुर की सड़कों पर इस समय, जिसमें देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं और लिखा है ग्रैंड मास्टर ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। जी वैभव, पोस्टर में लिखा है देवेंद्र फडणवीस का चेहरा। जी, ग्रैंड मास्टर जी, देखा गया तो 2019 में 105 विधायक होने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा था, विपक्ष नेता होना पड़ा था, ताकि उसके पहले चुनाव के प्रचार में देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि मैं वापस लौट के आऊंगा, भी पुनः ये उनका वाक्य था। पर लेकिन उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस को फिर एक बार विपक्ष में बैठना पड़ा। अभी पूरा फासा पलट गया है, देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार सत्ता में आए हैं। देखो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे से है, ताकि उद्धव ठाकरे से 25 साल की जो गठबंधन था वो 2019 में टूट गया और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए थे। तो उसी वजह से देवेंद्र फडणवीस उस समय से आज तक वो हमेशा अपने भाषणों में हो या कई प्रचारों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये कहीं ना कहीं तो वक्तव्य है, बार बार बयान है, वो करते आए हैं। और आज जो पोस्टर दिखाई गया है वो सीधा निशाना है वो उद्धव ठाकरे की तरफ है। मैं पहले भी कह रहा था कि उद्धव ठाकरे के हाथ में जो मुंबई महानगर पालिका की कमान है वो अब भाजपा को चाहिए। जो 25 सालों से सत्ता मुंबई महानगर पालिका की उद्धव ठाकरे के पास थी, मेयर था उद्धव ठाकरे का, अब भाजपा पूरी तरह से तैयार है महायुति का गठबंधन लेके, एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गठबंधन लेके। देवेंद्र फडणवीस के समर्थक उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, जब कहा गया था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। बात करते हैं किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव संगरूर के खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत करेंगे।
डल्लेवाल के अनशन का आज 20वां दिन है। कल पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किसान कर चुके हैं। 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन का भी ऐलान किया गया है। अगर बात की जाए तो आज किसान आंदोलन का 307वां दिन है। और पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव संगरूर के खनौरी बॉर्डर पहुंचे हुए हैं, जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। उनके अनशन का आज 20वां दिन है। उन्हें बातचीत कर समझाने की कोशिश यहां करेंगे गौरव। और साथ ही किसानों के अगर आंदोलन की बात की जाए तो आज 307वां दिन है किसान आंदोलन का। कल पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। सचिन हमारे सहयोगी जुड़ गए। सचिन, आज पंजाब पुलिस के डीजीपी मिलने वाले हैं डल्लेवाल से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव खनौरी गए हैं और खनौरी में किसान नेताओं से बात करेंगे। तो स्वाभाविक है डल्लेवाल से भी बात करेंगे, जिनका 20वां दिन है आज आमरण अनशन का। और पंजाब सरकार के लिए भी ये चिंता का सबब है, क्योंकि 20 दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को हो गए हैं और उनकी तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ रही है। तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कंसर्न जो है जाहिर किया था उनकी सेहत को लेकर और कहा था कि उनसे बातचीत जो है वो करनी चाहिए आमरण अनशन जो है वो खुलवाने के लिए, तोड़वाने के लिए। हालांकि ये भी साफ कहा था कि जबरदस्ती जो है फोर्सिबली उनका आमरण अनशन ना छुड़वाया जाए। तो डीजीपी की तरफ से ये कोशिश है, पंजाब डीजीपी की तरफ से, कि किसी न किसी तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल को समझाया जाए कि आमरण अनशन जो अपना तोड़ दें, क्योंकि ये एक बड़ा इशू जो है ये पंजाब में बन सकता है अगर उनको कोई खतरा जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल को होता है आमरण अनशन की वजह से। और पहले ही जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बीमार चलते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो पंजाब में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या पुलिस है, सरकार है, उनके लिए है। तो आज कोशिश की जाएगी पंजाब पुलिस की तरफ से, डीजीपी होंगे, उनके साथ एडीजीपी होंगे, एक और कुछ और अधिकारी होंगे जो बात करेंगे किसान नेताओं से। पर दूसरी तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी साफ कहा है कि मुझे फोर्सिबली मेरा जो आमरण अनशन है वो तुड़वाने की कोशिश ना की जाए। तो वो जो है अपने इरादों में पक्के लग रहे हैं कि मुझे जो है आमरण अनशन नहीं तोड़ना है। अब देखना यह है कि इसका रास्ता जो है, हल जो है क्या निकालती है सरकार, पंजाब सरकार जो है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से भी ये कंसर्न जो है जाहिर किया गया था। हरियाणा की तरफ से अम्बाला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से संगरूर के जो डीसी हैं उनको एक चिट्ठी भी लिखी गई थी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का ध्यान रखा जाए। तो दोनों स्टेट के लिए, पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए ये कंसर्न का इशू है जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत। और 20 दिन उनको आमरण अनशन पे हो गए हैं। जिस तरीके से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया गया, शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे रोक दिया गया है। अभी भी 3 बार किसानों की तरफ से कोशिश की गई है। बिल्कुल लंबा समय हो गया डल्लेवाल के अनशन को और इसीलिए उनकी गिरती सेहत को देखते हुए उन कोशिश रहेगी उन्हें समझाने की और उन्हें उनके इस अनशन को तोड़ने की। बात संभल के कर लेते हैं, जहां आज भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ भारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान जेसीबी की मदद से प्रशासनिक टीम ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। बता दें कि कल अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान ही बंद पड़ा शिव मंदिर 46 साल बाद खोला गया और आज पहली बार वहां विधिवत तरीके से पूजा आरती की गई, रुद्राभिषेक किया गया। फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया है। उस कार्रवाई की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, दूसरी तस्वीर मंदिर में रुद्राभिषेक जो आज हुआ है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 46 साल बाद इस मंदिर को खोला गया। यहाँ एक शिवलिंग देखा गया, हनुमान जी की प्रतिमा देखी गई, हनुमान जी की सिंदूर लगाकर पूजा अर्चना की गई और शिवलिंग में की पूजा अर्चना की गई, रुद्राभिषेक किया गया। वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। बीते रोज संभल के खग्गूसराय इलाके में जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही थी तो उसी दौरान एक 46 साल से बंद पड़ा मंदिर भी मिला है। हालांकि मंदिर को अब की जो स्थिति है वो बीते रोज से अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। और तस्वीरें क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं अंदर की। और क्योंकि बीते रोज जब इसे 46 सालों बाद जो है खोला गया तो काफ़ी ज़्यादा धूल वाली जो स्थिति है वो अंदर थी। उसके बाद
यहाँ की जो परिसर है मंदिर का और मंदिर का खासकर अगर गर्भगृह वाला हिस्सा है उसकी साफ सफाई की गई। आपको मूर्तियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। भगवान शिव का शिवलिंग, सामने हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नज़र आएगी और उसके साथ साथ नंदी जी की प्रतिमा तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, गणेश जी की मूर्ति और इसके साथ साथ माता पार्वती की भी जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। काफ़ी साफ़ सफाई हुई है और उसके बाद पूजा अर्चना का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है और जिन पुजारियों ने पूजा अर्चना की उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आचार्य पंडित अवनीश शास्त्री मेरा नाम है। अच्छा, आप इसी इलाके में रहते हैं या फिर कहीं दूर से आप पूजा के लिए थोड़ा ये मोहल्ला ठेर पर रहता हूँ। तो क्या बताया गया जब ये मंदिर की जो सूचना मिली और इसकी पूजा के लिए आपको यहाँ पर लाया गया, तो आप क्या मतलब बताया, क्या जानकारी दी गई आपको? मतलब ये है कि हमें पता लगा कि मंदिर ऐसे ऐसे मिला है। 45-46 साल से मंदिर के कपाट बंद थे और फिर हमें पता लगा भाई जब कपाट खुले हैं तो पूजा अर्चना होनी चाहिए। जो और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया है। दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं संभल से ही। दिव्यांकर, अभी की अगर बात की जाए तो अभी वहां पर क्या कुछ हलचल है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो किसी भी मकान के आगे लोग हिस्सा जो है वो बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो नालियाँ थी, नालियों के ऊपर लोगों का जो कब्जा था वो था। एक बार हम आगे चल के आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से उस हिस्से को तोड़ दिया गया है और उसके बाद जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसे नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ से हटाने में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से जो ये मलबा इकट्ठा हुआ है उसको हटाने का जो काम है वो फिलहाल अभी यहाँ पर चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो यहाँ पर था उसे पहले तोड़ा गया और अब फिलहाल जो मलबा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसे हटाने का जो काम है वो यहाँ से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखें किस तरह से जो लोगों ने अपने मकान तो बनाए और इसके साथ साथ जो आगे हिस्सा जो है, खासकर अगर बात करें तो नालियों के ऊपर भी जो एक तरह से अवैध कब्जा जो है वो कर लिया था और जिसको तोड़ने का काम आज सुबह से ही लगातार जारी है। और कई अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है और इस तरह से जो मलबे को फिलहाल जो हटाने का काम है वो किया जा रहा है। तो जिस तरह से एक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई बीते रोज प्रशासन ने शुरू की है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो हिस्से हैं अवैध अतिक्रमण वाले उन्हें फिलहाल जो तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है। लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं और वो उसे हटाने की जो कोशिश है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है और कहीं से भी कोई जो गुंजाइश है वो ना बचे, कोई भी हिस्सा जो है वो मकान का बाहर ना रहे और अगर बाहर है तो उसके लेकर प्रशासन फिलहाल पूरी तरह से सख्त और मुस्तैद नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ बात करें तो आपको यहाँ पर मेरे ठीक पीछे कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई बीते रोज़ देखने को मिली, जो प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करने निकला था और उसी दौरान जब मंदिर का पता चला और उसके बाद जिस तरह से कई सारे जो घटनाक्रम है वो लगातार होते चले गए और उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रशासन अब हर एक हिस्से में एक गहरी तफ्तीश के साथ, छानबीन के साथ बड़ी जो कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये आप यहाँ पर तस्वीरें देख पाएंगे जहाँ पर कितना ज़्यादा मलबा आपको ये तस्वीरों में नज़र आएगा और जो नाली वाला हिस्सा था उसके ऊपर लोगों ने अवैध एक तरह से कब्जा कर लिया था, ढक लिया था और उसको अपने आने जाने वाले रास्ते की तरह उपयोग भी करते थे। एक हम आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, ये सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से आने जाने वाला जो हिस्सा है वो उसके लिए एक नाली के ऊपर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और कब्ज़ा बनाकर किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जिस जगह पर नज़र आ रही हैं उसको तोड़ा जा रहा है और जो मलबा इकट्ठा हो रहा है उसे हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और हर एक लगभग इलाके में जो चेकिंग है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है और किसी भी तरह की कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके चलते पुलिस प्रशासन भी
इस काम में मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें बीते रोज़ देखने को मिली, जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खासकर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने बीते 46 सालों से बंद मंदिर के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद जो अवैध अतिक्रमण वहाँ पर था उसे भी हटाया। मंदिर में फिलहाल की बात करें तो पूजा शुरू हो गई है और इसके साथ साथ अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को अब आगे बढ़ाते हुए प्रशासन कई सारे इलाकों में बड़ी कार्रवाई कर रहा है, एक्शन में नज़र आ रहा है। अवैध अतिक्रमण जो लोगों ने किया है उसे हटाने का जो काम है वो उनकी ओर से किया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह की चीज़ें बीते रोज़ देखने को मिली, क्या उस तरह की चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, क्या कहीं और ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जिस तरह से अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण वाली बात बीते रोज़ देखने को मिली। डल्लेवाल साहब ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम निकलू। सर, हिंदी में आज यहाँ पे हम मैं, मेरे साथी अफसर, डिविजनल कमिश्नर पटियाला, डिप्टी कमिश्नर पटियाला, DIG रेंज और भारत सरकार के नुमाइंदे MHA में डायरेक्टर श्री मयंक मिश्रा जी, तो हमने आके यहाँ डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछा है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हमने इनसे तालमेल बना के रिक्विजिट इमरजेंट मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए इन्हें कन्विंस किया है, कन्विंस करने की कोशिश करी। उनकी तबीयत कैसी है, आपकी क्या बातचीत हुई, वो बताएंगे? वो मेडिकल इनके जो वाइटल सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किए जा रहे हैं। सो मेडिकल टीम इनका चेकअप करती है और हमारी कोशिश है कि डल्लेवाल साहब की सेहत पे कोई आंच ना आए।